नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भाजपा के कट्टर विरोधी अरविंद केजरीवाल जेल से निकले, उसके बाद शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे उनको लगा होगा कि उन्होंने छक्का मार दिया, बीजेपी को फंसा दिया, बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर दी। लेकिन दरअसल उसका जो अर्थ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। अब आप इस बात को जरा समझिए। उन्होंने कोशिश की लड़ाई लगाने की या ये बताने की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहने के चक्कर में ये मान लिया, बीजेपी के इस अभियान को, बीजेपी की इस घोषणा को एक तरह से इंडोर्स कर दिया। एक तरह से क्या, पूरी तरह से इंडोर्स कर दिया कि आएगा तो मोदी ही। ये अरविंद केजरीवाल की बातों का निष्कर्ष है कि तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने मान लिया कि 2024 के चुनाव का नतीजा तो तय हो चुका है, आ रहे हैं मोदी, हैट्रिक लगा रहे हैं और विपक्ष के लिए कोई चांस नहीं है। 2025 में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है। पहली बात तो ये कि जो 75 साल का हवाला दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है और 75 साल से ऊपर के कई लोगों को पार्टी टिकट दे चुकी है। ये फैसला बीजेपी और जो है संघ परिवार को करना है कि किसकी कितनी उपयोगिता है, कितनी देर तक, कब तक है, कौन जो है। वो उदाहरण दिया जाता है लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से। दोनों को काफ़ी मौका दिया जा चुका था। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जो है घोषित किया, उनको जो है प्रोजेक्ट किया। नतीजा ये हुआ कि 1991 के बाद से बीजेपी की सबसे कम सीटें आईं। तो मैं बार बार एक बात जो कहता हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसी नेता का प्रभाव और महत्व है जिसमें वोट दिलाने की क्षमता हो। ये दोनों नेता वोट दिलाने की क्षमता खो चुके थे, तो ये पार्टी पर एक तरह से लाइबिलिटी थे। पार्टी इनको टिकट देती तो इनको जिताने की जिम्मेदारी बनती, और इनको रिटायर करने का फैसला, खासतौर से लालकृष्ण आडवाणी को रिटायर करने का फैसला तो मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले हो चुका था। 2009 को जरा याद कर लीजिए। 2009 का चुनाव का नतीजा आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने पहले कहा कि वो अब विपक्ष के नेता नहीं रहना चाहते। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा तो कितना 86 या 88 साल उन्होंने बताया, इतने साल के हो जाएंगे, तो अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन परिवार और आसपास के लोगों के दबाव में उन्होंने फिर मन बदल लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। आरएसएस ने कहा नथिंग डूइंग, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो लालकृष्ण आडवाणी को नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना पड़ा। लोकसभा में सुषमा स्वराज बनी नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा से जसवंत सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और अरुण जेटली बने नेता प्रतिपक्ष। तो ये दोनों फैसले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के थे। उस समय मोदी इस निर्णय प्रक्रिया में का कहीं भी हिस्सा नहीं थे। तो ये कहना कि मोदी ने उनको जो है रिटायर कर दिया, ये पूरी तरह से सच नहीं होगा। लेकिन मोदी को मालूम था। आपको अगर याद हो 2014 का चुनाव, तो वो भी याद कर लीजिए कि आखिरी समय तक गुजरात और राजस्थान के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची रोके रखी गई। आखिरी दिन घोषणा हुई उम्मीदवारों की। दोनों से कहा जा रहा था कि अब आप लोग जो है राज्यसभा में चले जाइए और लोकसभा में चुनाव प्रचार कीजिए और जो है नए लोगों को मौका दीजिए, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो पार्टी नेतृत्व के सामने दोनों ने कोई विकल्प छोड़ा नहीं था। तो उसको मोदी से जोड़ना कि मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, कब मोदी ने कहा? मोदी 2047 की बात कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल को शायद मालूम नहीं है, या मालूम है तो जो है जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए भी, कि नरेंद्र मोदी 2024-25 छोड़िए, 2029 में भी रिटायर नहीं होने जा रहे। 2029 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी और जीतेगी अगर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो इसलिए ये जो चाल है, ये जो तरकीब भिड़ाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने कि नरेंद्र मोदी जो है 2025, वो कह क्या रहे हैं? उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोग वोट तो मोदी के नाम पर दे रहे हैं, लेकिन 25 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का सपना है।
तो 24 में लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी का कोई नेता कहे तो आप कहेंगे पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के समर्थन में बोलेंगे ही, पार्टी के नेता हैं। लेकिन बीजेपी के कट्टर विरोधी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2024 में देश का मतदाता मोदी के नाम पर वोट दे रहा है। अगर आपका सबसे बड़ा विरोधी एंडोर्समेंट करे आपकी लाइन का, तो उससे बड़ा विंडिकेशन क्या होगा आपका। तो अरविंद केजरीवाल ने दो बातें जो हैं उनकी पुष्टि कर दी कि एक, 2024 में मोदी ही आ रहे हैं, दूसरी 2024 में मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, और तीसरी बात ये भी, दोनों बातों से जो अगला निष्कर्ष निकलता है वो ये कि विपक्ष के लिए 2024 में कोई गुंजाइश नहीं है। तो हार तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव मैदान में खुद उतरने से पहले ही मान ली। उन्होंने मान लिया कि 2024 विपक्ष के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और वो अब भारतीय जनता पार्टी में वो फॉल्ट लाइन खोज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तीसरी बार आ गए मोदी तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। ऐसी बात वही कह सकता है जिसको भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पता नहीं है, जिसको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा पर आधारित पार्टी है। यहाँ नेता इस तरह से हटाए नहीं जाते, उनको बड़ी गलतफहमी है। वो उदाहरण देते हैं शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रहे। ये गलतफहमी कि जो है जब वो चुनाव हार गए तब भी नहीं हटाया, 2020 में जब मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया तो फिर से उनको मौका दिया। तो इसलिए दोनों की कहीं दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है। और योगी आदित्यनाथ का जो काम है पिछले 7 साल का, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने एक आदर्श मुख्यमंत्री को कैसा होना चाहिए, उसे एक आदर्श राज्य कैसे बनाना चाहिए, इसका उदाहरण पेश किया है। और सबसे बड़ी बात, अभी अयोध्या गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि मैं और योगी जी एक जैसे हैं, न उनका परिवार है न मेरा परिवार है, दोनों की ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह की प्रशंसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई नासमझ होगा जिसको राजनीति की ABC भी न पता हो, वो भी कहने में डरेगा कि योगी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हटाने के बारे में भाजपा सोच भी सकती है। हटाने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो है इस तरह की बातों का लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं है। कुछ जो है विघ्न संतोषी होते हैं, जिनको इससे जो है बल मिलता है, उनको जरूर जो है इससे संतोष मिलेगा कि अब अरविंद केजरीवाल तो नहीं बता सकते कि बीजेपी में क्या फैसला होगा, बीजेपी में लीडरशिप कैसे तय होगी, कौन कहाँ रहेगा। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का फैसला कर लें, वही बहुत है कि उनके फिर से 2 जून के बाद जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री कौन रहेगा, पार्टी का नेता कौन रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बयान से कई काम किए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को और ज़्यादा उत्साहित कर दिया है कि वोट जो है, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वोट मोदी के नाम पर पड़ रहा है और मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये इस तरह की बातें करके, देखिए उनकी आदत है इस तरह के शगुफे छोड़ना। आपको याद होगा कि वो जब आंदोलन के बाद पार्टी बनी उनकी 2012 में, तो वो घर घर जाकर जो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री थे उनके घरों के बाहर जाकर जो है वो कागज़ चिपकाते थे कि ये भ्रष्ट हैं और हमारी सरकार आएगी तो इनके खिलाफ एक्शन होगा, इनको जेल भेज देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बारे में कहते थे कि शपथ लेने के बाद पहली FIR शीला दीक्षित के खिलाफ जो है दर्ज होगी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ हुआ क्या? शीला दीक्षित अभी कुछ साल पहले तक जीवित थी, उनके खिलाफ एक FIR भी हुई, गिरफ्तारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर 2017 का आपको पंजाब विधानसभा का चुनाव याद होगा। पूरे राज्य में पोस्टर लगा दिए कि BBC ने सर्वे किया है, सर्वे करके बताया है कि आम आदमी पार्टी को विधानसभा में 100 सीटें मिल रही हैं। कितनी मिली? 23 या 27 मिली थी। तो इस तरह की बातें, इस तरह के शगुफे जो है वो अरविंद केजरीवाल इस तरह का झूठ बोलते रहते हैं। और सबसे ताज़ा उदाहरण गुजरात विधानसभा का चुनाव 2022, वो हर रैली में घूम घूम कर कहते थे कि IB की रिपोर्ट मेरे पास आई है। ऐसा लगता था कि जैसे IB प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, अरविंद केजरीवाल रिपोर्ट करती है। उन्होंने कहा IB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा में 90 सीटें मिल रही हैं, लेकिन हम 100 से ज़्यादा लाना चाहते हैं, इसलिए और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमारा और ज़्यादा समर्थन कीजिए। 90 तो हमारी आ ही रही हैं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की IB कह रही है। ये अरविंद केजरीवाल का दावा था।
सीटें कितनी आई? 182 सीटें हैं गुजरात विधानसभा की कुल, उनमें से सिर्फ 7 अरविंद केजरीवाल की बातों का आधार कितना होता है, उसमें सच्चाई कितनी होती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं उनकी इस तरह की घोषणाओं से। तो वो इस तरह के झूठ बोलते रहते हैं, उनको लगता है कि इस तरह का झूठ बोलते रहो, उस पर कुछ लोग तो विश्वास करेंगे ही। वो जो थूको और भागो वाली उनकी रणनीति है, उसके बाद दूसरी रणनीति है कि झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ। कुछ लोग तो होंगे, आखिर चर्चा होने लगेगी। अब ये चर्चा तो होने लगी, तो चर्चा का नुकसान किसको हो रहा है, फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है कि उसकी सरकार आ रही है, उसके विरोधी कह रहे हैं, कट्टर विरोधी कह रहे हैं। और नुकसान किसको होगा? चर्चा से बाहर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं राहुल गांधी को, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको और उसके नेता को चर्चा से बाहर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए किसी तरह का दूर दूर तक कोई खतरा इसलिए नहीं है कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अब आप देखिए, ये केवल मीडिया क्रिएशन है। अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप की बात जो है, जिस पार्टी का जो पार्टी 12 साल से है, 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, एक बार 2014 में उसको पंजाब से 4 सीटें मिली थी, 2019 में सिर्फ 1 सीट मिली, वो भी जो है बाई इलेक्शन में हार गए। उसके बाद एक दूसरी सीट बाई इलेक्शन में जीते, वो सांसद भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला गया। तो इस समय लोकसभा में आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। ऐसी पार्टी के नेता को राष्ट्रीय नेता के रूप में दिखाना, ये मीडिया मैनेजमेंट का चमत्कार है। जिस पार्टी को मतदाता राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से कंसीडर ही नहीं करता, विचार ही नहीं करता। दिल्ली में जहां वो एक बार 70 में से 67 आउट ऑफ 70 जीते, दूसरी बार जो है 63 आउट ऑफ 70 जीते, उस राज्य में लोगों ने एक भी लोकसभा सीट के लायक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को नहीं समझा। और इसी तरह से पंजाब में एक बार नंबर 2 पार्टी बने 2017 में, और 2022 में प्रचंड बहुमत से जीते हैं। उसके बावजूद लोग उनको, उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कंसीडर ही नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को लोकसभा के लायक या पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति के लायक मानते ही नहीं हैं। तो उसके अलावा कहीं उनका प्रभाव नहीं है किसी राज्य में। तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, कोई संकट खड़ा करने की स्थिति में नहीं है, कोई उसके सामने समस्या खड़ी करने की ताकत ही नहीं रखती है। वो केवल मीडिया स्पेस ले सकती है, और वो जब मीडिया स्पेस लेती है तो मीडिया स्पेस कटता है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। तो आप समझ लीजिए, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जितना बोलेंगे, मीडिया में वो राहुल गांधी से ज़्यादा दिखाए जाएंगे। मीडिया में उनकी जगह जो है राहुल गांधी से ज़्यादा होगी, कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा होगी। इसका नुकसान किसको होगा? विपक्ष को होगा। इसका फ़ायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो अरविंद केजरीवाल का जेल से आना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बीजेपी के लिए। अरविंद केजरीवाल जितना बोलेंगे, और जाहिर है कि उसमें झूठ का पुट सबसे ज़्यादा होगा, तो जितना बोलेंगे उतना बीजेपी का फ़ायदा होगा। इस चुनाव को बल्कि कहें जो डल लग रहा था, सुस्त लग रहा था, उसको अरविंद केजरीवाल एनर्जाइज कर देंगे। देखिए, विरोध होने का जब परसेप्शन बनता है तो चुनाव में एनर्जी बढ़ जाती है। तो अरविंद केजरीवाल के आने से इतना तो होगा कि चुनाव में अब जो है चुनाव प्रचार में एनर्जी बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कैडर तो ज़मीन पर लड़ ही रहा है, लेकिन और ज़्यादा अब लड़ता हुआ दिखाई भी देगा, जो और लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। तो अरविंद केजरीवाल का जमानत पर बाहर आना भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित होगा। ये 4 जून 2024 को नतीजे आएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।